So why does Myanmar matter to India? Now we will be looking at the next important dimension, important factor why Myanmar is important for India, and that is the economic significance. So Myanmar holds some very important economic significance for India. So let us understand that economic significance which Myanmar holds for India. Like इकोनॉमिकली म्यांमार भारत के लिए क्यों फायदेमंद है या क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इसको समझें तो हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लीन एनर्जी का एक्सेस हमको मिलता है फ्रॉम म्यांमार। लाइक इंडिया कैन ड्रॉ नेचुरल गैस। फॉर दैट भारत ने पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं टू ड्रॉ द नेचुरल गैस, टू ड्रॉ द ऑयल। एंड म्यांमार में जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पे भारत ने भी निवेश कर रखा है, भारत की भी इक्विटी है। इसके साथ साथ अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो म्यांमार में दो रिवर बेसिन्स है, चिंडविन एंड इरावैडे। तो चिंडविन रिवर बेसिन एंड इरावैडे रिवर बेसिन, इट ऑफर्स क्लीन पावर जनरेशन। तो हमने मतलब हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया कैन ड्रॉ नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल्सो क्लीन एनर्जी। इसके साथ साथ इंडिया हैज पोटेंशियल टू एक्सट्रैक्ट हाई वैल्यू क्रिटिकल मिनरल्स। हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए जो कि सेमीकंडक्टर इनपुट्स, मतलब which acts like a raw material for microchip fabrication plant, and lithium reserves. Myanmar also has got lithium reserves, which is very crucial for India, क्योंकि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये काफी अच्छा लगता है कि भारत की सड़कों पे हमको इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलता है। वी कैन सी इलेक्ट्रिक कार्स रनिंग on the roads of Indian highways. And those electric cars are powered by lithium ion batteries. And that is why lithium becomes very important. And interestingly, Myanmar में lithium reserves मौजूद है। And that is why Myanmar becomes very important for India. इसके साथ साथ भारत जो है म्यांमार से काफी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स भी करता है। लाइक दाल, उड़द दाल हो गया, तूर दाल हो गया, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। टिम्बर एंड टीक, जो हाई क्वालिटी हार्डवेयर है, उसके लिए जो लकड़ियां चाहिए, दैट वी गेट फ्रॉम म्यांमार। एंड ऑल्सो मैरिन रिसोर्सेस, जो सी फूड ट्रेड है, दैट ऑल्सो इज वेरी प्रोमिनेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। एंड इसके साथ साथ अगर हम म्यांमार की बात करें तो इकोनॉमिकली भारत को क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। हमने बात करी थी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देर ऑल्सो म्यांमार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वी सॉ दैट म्यांमार इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। एंड ऑटोमेटिकली like Myanmar holds a tremendous economic significance because it is the gateway for Southeast Asia. It is the gateway to Southeast Asia for Northeast India, जो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। and we have some infrastructure projects as well that we have seen. So these are like some factors। and also अगर हम जियोपॉलिटिकल बैलेंस की बात करें तो म्यांमार भारत के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव का काम करता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ मलक्का। मान के चलो कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया गया, देर इज अ ब्लॉकेड, इंडिया कैन यूज म्यांमार एज एन ऑल्टरनेटिव रूट जस्ट लाइक चाइना। म्यांमार विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटरिंग चाइना। तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया। अब हम काफी अच्छे से डिटेल में हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं, एक एक डायमेंशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि वी कैन सिक्योर हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लीन एनर्जी फ्रॉम म्यांमार. सो लेट अस डिस्कस दैट एस्पेक्ट. सो बेसिकली अगर हम भारत की बात करें, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल गैस. सो इंडिया ड्रॉज supplies from Myanmar's offshore A1 and A3 blocks. तो मैप से मैं आपको समझाता हूँ. तो जैसे आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज द A1 ब्लॉक. मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ. सो दिस इज द A1 ब्लॉक. ये आपको रीजन दिख रहा है. तो यहाँ पे नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है. तो ये म्यांमार का ऑफशोर, बिकॉज ये आप देख पा रहे हैं ना, ये म्यांमार का सी रीजन है. वहाँ पे नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है. तो इंडिया ऑल्सो ड्रॉज सप्लाई फ्रॉम दिस A1, ब्लॉक A1 एंड ब्लॉक A3. So since India draws natural gas supplies from Myanmar's offshore A1 and A3, block A1 and A3, Myanmar becomes very important. Myanmar holds economic significance. तो हमको एक काफी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि भारत जो है, म्यांमार का जो ऑफशोर जो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन है, तो ब्लॉक A1 एंड ब्लॉक A3 से इंडिया ड्रॉज द नेचुरल गैस. तो इंडिया ड्रॉज सप्लाईज फ्रॉम म्यांमार्स ऑफशोर A1 एंड A3 ब्लॉक्स. अगर हम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो वी लाइक इंडिया हैज जॉइंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स which bypass volatile maritime choke points like Strait of Malacca. So we have joint pipeline projects with Myanmar. जिस तरीके से हमने देखा था कि चाइना का ड्यूअल ट्विन पाइपलाइन हमने देखा था ना, लाइक CMEC के अलोंग दो पाइपलाइंस पैरेलली दे आर रनिंग. One is carrying the natural gas, one is carrying the crude oil. Similarly, India has also got some joint pipeline projects in collaboration with Myanmar, and these joint pipeline projects, it bypass volatile maritime choke points. So Indian state firms, जो भारत की सरकारी लाइक PSUs वगैरह हैं, they hold stakes in Myanmar's exploration blocks. So India has got, like Indian companies has got oil equity. मतलब कि जो इंडियन स्टेट फर्म्स हैं, इट होल्ड स्टेक्स इन म्यांमार्स एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स. म्यांमार्स एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स. एंड इसके साथ साथ अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करें, तो म्यांमार में छिंडविन रिवर बेसिन एंड इरावदी रिवर बेसिन, it offers clean power generation, and India is utilizing it. Like it's a hydroelectric potential, and भारत प्रयास कर रहा है to crack some important deal for some joint clean energy projects with Myanmar. So Myanmar also carries hydroelectric potential, and this is very important because we talk about sustainable development goals, and to achieve the sustainable development goals, clean energy plays a very important role. भारत भूटान के साथ ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कैरी आउट कर रहा है, जहां पे भारत भारी मात्रा में निवेश कर रहा है. भूटान को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है और भारत को बदले में क्लीन एनर्जी मिल रहा है. सो नाउ लाइक इंडिया इज यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ भूटान, investing to build the infrastructure, and in return getting the clean energy. So similar kind of deals Indian administration can crack with Myanmar. So in Myanmar we have Chindwin and Irrawaddy river basins which offer clean power generation. मैप से भी हम एक बार देख लेते हैं रिवर्स को. तो
तो यहाँ पे जैसे हम मैप में देख पा रहे हैं, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये छिंडविन रिवर है। तो दिस रिवर बेसिन इट ऑफर्स, मतलब इट हैज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस रिवर बेसिन, छिंडविन रिवर बेसिन, यहाँ पे एक पोटेंशियल है ऑफ क्लीन पावर जनरेशन। एंड आप देख पा रहे हैं कि ये बॉर्डर के पास में ही है। जैसे ये बॉर्डर है तो देर इज अ स्कोप। एंड इसी तरीके से आगे चल के यहाँ पे इरावदी रिवर बेसिन है, तो यहाँ से भी क्लीन पावर जनरेट किया जा सकता है एंड वाया, एंड उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दीज टू रिवर्स, चिंडविन रिवर एंड इरावदी रिवर इन म्यांमार, इट ऑफर्स क्लीन पावर जनरेशन फॉर इंडिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से like India has got economic significance. And what is that? Like India can secure hydrocarbons and clean energy. So we saw that India already draws supplies from Myanmar's offshore A1 and A3 blocks. तो भारत नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम म्यांमार्स ऑफशोर A1 एंड A3 ब्लॉक्स। भारत म्यांमार के साथ जॉइंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स करता है। उससे फायदा क्या होता है कि इंडिया इज एबल टू बाईपास वॉलेटाइल मैरिटाइम choke points. Indian state firms, they hold stakes in Myanmar's exploration blocks, and there is a hydroelectric potential, there is a clean power generation potential wherein India can crack deals with Myanmar to utilize the Chindwin and Irrawaddy river basins, which has got clean power generation potential. Now, if we talk about economic significance, India has also got a potential of extracting high value critical minerals. India can extract high value critical minerals. So यहाँ पे जो कैचिन स्टेट है, आप मैप में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आई एम हाईलाइटिंग, सो दिस इज द कैचिन स्टेट। सो दिस कैचिंग स्टेट, इट हाउसेस मिनरल रिजर्व्स। जो कैचिंग स्टेट है तो पूरा, इट हाउसेस द मिनरल रिजर्व्स vital for next generation technology. So this is where we can find reserves for critical minerals. तो देखो क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स के पीछे चाइना भी पड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स भी पड़ा हुआ है, और इंडिया के लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में वी हैव रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल इन द कैचिंग स्टेट, एस्पेशली इन द चाइना बॉर्डर, म्यांमार चाइना बॉर्डर, यहाँ पे जो कैचिंग स्टेट है, देयर यू विल सी reserves for critical minerals. And critical minerals are very important for next generation technology, because critical minerals, they include lithium reserves, they include heavy rare earth elements, they include raw materials which are needed for microchip fabrication plants. So the catching state of Myanmar, it houses mineral reserves which are vital for next generation technology, and hence Myanmar becomes very important for India. So अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो heavy rare earth elements are present in the catching state, and these heavy rare earths, they are essential for EV permanent magnets. इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परमानेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो परमानेंट मैग्नेट्स यूज होता है, दैट परमानेंट मैग्नेट्स, they are made up of heavy rare earths, and these heavy rare earths, they are present in catching state of Myanmar. If we talk about, इसी तरीके से अ, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल, वो भी मौजूद है इन द कैचिंग स्टेट। सो सेमीकंडक्टर इनपुट्स, सो बेसिकली म्यांमार प्रोवाइड्स raw material foundations for microchip fabrication plants.
इसी तरीके से जो क्रिटिकल मिनरल्स है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन डिफेंस एप्लीकेशंस, wherein supplies like Myanmar, the catching state, it supplies critical components for guidance systems and aerospace alloys. गाइडेंस सिस्टम्स में भी यूज होता है एंड एरोस्पेस एलॉयज। लिथियम रिजर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार में लिथियम रिजर्व्स पाया जाता है एंड भारत के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज लिथियम रिजर्व्स इट फ्यूल्स इंडियाज डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग and green energy transition. So the lithium reserves found in Myanmar, it fuels India's domestic battery manufacturing and it also fuels India's green energy transition. तो हमने देखा कि किस तरीके से म्यांमार का जो केचिंग स्टेट है, इट इज हाउसिंग critical mineral reserves which is vital for next generation technology, so it's a very big opportunity for India. Like catching state in Myanmar, it contains heavy rare earths which are essential for electric vehicle permanent magnets. It also contains semiconductor inputs like the raw materials needed for microchip fabrication plants. It also supplies critical components फॉर गाइडेंस सिस्टम्स एंड एरोस्पेस एलॉयज। तो गाइडेंस सिस्टम्स बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है, एरोस्पेस एलॉयज बनाने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है, वो आपको म्यांमार के कैचिंग स्टेट में पाया जाता है। एंड म्यांमार ऑल्सो होल्ड्स lithium reserves which is extremely important for India because it fuels India's domestic battery manufacturing एंड इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि अब अगर सॉरी भारत की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब वी आर सेइंग नो टू पेट्रोल डीजल व्हीकल्स एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी हैव e-rickshaws, we have electric cars, electric two-wheelers. So they all use lithium batteries. And in India's domestic battery manufacturing and India's green energy transition, lithium reserves play a role. And Myanmar has those lithium reserves in its catching state. And hence, Myanmar becomes very important for India. Myanmar holds economic significance for India. Now, the next very important economic significance is Myanmar source vital commodities and bioresources. Like source vital commodities and bioresources from Myanmar. So basically, idea कुछ ऐसा है कि vital commodities and bioresources like agricultural inputs, timber and teak, like high quality hardware supplies and marine resources. So these vital commodities and bioresources, it helps or it stabilizes the India's domestic food prices and it enables the regular supply of premium materials to Indian markets. देखो बात ऐसी है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर कंडीशंस है, इट हैज बिकम वेरी अनसर्टेन। बारिश का भी जो पैटर्न है वो भी काफी डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर एग्रीकल्चर में कुछ भी डिस्टर्बेंस अगर होगा तो सप्लाई विल
get affected, and जब supply will get affected, so प्राइस विल फ्लक्चुएट, इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलेगा, महंगाई देखने को मिलेगी, क्योंकि डिमांड तो उतनी रहेगी, सप्लाई आपकी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी सप्लाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल आउटपुट गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशंस। एंड what is the reason for the bad weather conditions? Climate change. And in such scenarios, imports from Myanmar, vital commodities and bioresources from Myanmar plays a very important role in maintaining the supply, and it stabilizes the India's domestic food prices, and it also supplies premium materials to Indian markets, and hence Myanmar becomes very important for India. It holds economic significance. So vital commodities and bioresources from Myanmar, it stabilizes India's domestic food prices, and it supplies premium materials to Indian markets. तो अब प्रश्न ये उठता है कि what are the vital commodities and bioresources that Myanmar provides to India? So if we talk about agriculture, so Myanmar is the key import source. like भारत जो है म्यांमार से काफी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को इंपोर्ट करता है, लाइक तूर दाल एंड उड़द दाल। अब तूर दाल को कहते हैं पिजन पीस, इन इंग्लिश तूर दाल इज कॉल्ड एज पिजन पीस। तो पिजन पीस इज द तुअर दाल, एंड ब्लैक ग्राम इज द उड़द। प्राइस कंट्रोल, अच्छा इससे होता क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर किसी साल मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एग्री प्रोड्यूस उतना अच्छा नहीं रहा, तो इन इंपोर्ट्स की वजह से इंडियन मार्केट विल बी एबल टू कंट्रोल देयर प्राइस। सो दिस एग्री इंपोर्ट, it enables price control. So direct trade agreements between India and Myanmar, it prevents domestic food inflation shocks in India. So direct trade agreements, it prevent domestic food inflation shocks in India. And this direct trade agreement, it enables India to import key agri products like tuar dal and urad dal, and because of that India is able to stabilize its domestic food prices, and it prevents domestic food inflation. एंड म्यांमार ना केवल एग्री प्रोडक्ट्स के लिए एक वाइटल सोर्स है, लाइक इट्स नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द एग्री प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हाई क्वालिटी हार्ड wood supplies like timber and teak. So high quality hardwood supplies sustain India's premium infrastructure sector. तो भारत का जो प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए जो भी हार्डवुड सप्लाई की आवश्यकता है, दैट इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार इज द सोर्स फॉर वाइटल कमोडिटीज, एंड इट इज ऑल्सो द सोर्स फॉर बायो रिसोर्सेस लाइक मैराइन रिसोर्सेस, बिकॉज वी कैन सी बे ऑफ बंगाल। अगर आप म्यांमार का मैप देखोगे तो काफी सारा कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलेगा, द बे ऑफ बंगाल्स। तो वहां से सो रिच बे ऑफ बंगाल फिशिंग जोन्स इट प्रोवाइड हाई यील्ड सी फूड ट्रेड। सो रिच बे ऑफ बंगाल फिशिंग जोन्स इट प्रोवाइड हाई यील्ड सी फूड ट्रेड। तो हमने देखा कि किस तरीके से म्यांमार इज द सोर्स like of vital commodities and bioresources, and like India can import some very important vital commodities like agri products like the tuar dal and the urad dal. Tuar dal is called as pigeon peas and urad dal is called as black gram, and with this import India can
stabilize the domestic food prices. India can prevent domestic food inflation shocks. So the direct trade agreement between India and Myanmar, it is very important. And there is also a scope of timber and teak, like high quality hardwood supplies from Myanmar to India. It sustains the India's premium infrastructure sector. And Myanmar is also a source for bioresources like the marine resources, wherein the rich Bay of Bengal fishing zones, it provide high yield seafood trade with India. So now we can see the economic significance of Myanmar for India. So Myanmar is also important for India when we talk about cross border trade and infrastructure. So when we talk about cross border trade and infrastructure, M- म्यांमार इज द गेटवे. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि म्यांमार तो गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया. म्यांमार इंटीग्रेट्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया. तो ये वाला पहलू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है, इट इज इन्वेस्टिंग हेविली इन म्यांमार, especially in the infra projects. So India invests heavily in Myanmar to unlock the landlocked economy of its नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, सो दे ऑल दो स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड. मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं. नो सी एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस. स्पेशली अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, हम बात करें नागालैंड की, हम बात करें मणिपुर की, हम बात करें मिजोरम की, तो जो चार स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर लैंड लॉक्ड. एंड यहाँ पे म्यांमार प्लेज अ वेरी बिग रोल विच वी हैव ऑलरेडी सीन टू अनलॉक द लैंड लॉक्ड इकोनॉमी, टू integrate these northeastern states with the Southeast Asia. And India is investing heavily. So हमने दो प्रोजेक्ट्स भी देखे जिसको अभी हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है. एक तो हमने प्रोजेक्ट देखा था काला टैन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट हमने देखा था ट्राइलैटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे. एंड वी ऑल्सो सॉ दैट India is investing heavily in border special economic zones, जहाँ पे हमने देखा था कि मिजोरम में और मणिपुर में जो दो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए हैं, मोरे, मणिपुर में मोरे करके एक जगह है, वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए. सो इट इज बेसिकली अ लैंड ब्रिज टू म्यांमार, जहाँ पे बॉर्डर ट्रेड को लीगलाइज फॉर्मलाइज कर दिया है. तो बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने में भी भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स किया है. तो ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. सो नाउ वी आर रियलाइजिंग द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया. अब एक और जो आखिरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज टू बैलेंस रीजनल जियोपॉलिटिकल competition. So Myanmar plays a very big role in balancing the regional geopolitical competition. तो हम देख चुके हैं कि चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली इन म्यांमार एंड अदर कंट्रीज माइट ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन म्यांमार. सो जब भी ऐसा होता है तो securing economic ties securing economic ties prevents regional monopolies and safeguards India's maritime backyard. मतलब यहाँ पे अगर भारत म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक बैलेंस क्रिएट करेगा. सो सिक्योरिंग इकोनॉमिक टाइज, इट प्रिवेंट्स रीजनल मोनोपोलीज
and safeguards India's maritime backyard. तो बेसिकली भारत के लिए म्यांमार इम्पोर्टेंट, हम ऑलरेडी इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। लाइक अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काउंटर चाइना, तो इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वी विल बी काउंटरिंग चाइना, बिकॉज वी विल बी preventing regional monopolies like China, and also we will be safeguarding maritime backyard. So investing heavily in Myanmar, if India invests heavily in Myanmar, strategic advantage it will get. It will counter China. India will counter China, and Myanmar is a very interesting alternative of Strait of Malacca that we have already seen, not only for China but also for India as well. एंड हाउ फॉर इंडिया, लाइक अगर मान के चलो कि भारत चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं मैप में आपको दिखाता हूँ कि भारत के लिए मलक्का अल्टरनेटिव कैसे है, वो मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ। म्यांमार, हाउ म्यांमार इज अ मलक्का अल्टरनेटिव फॉर इंडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ मलक्का। आप देखो, भारत को अगर चाइना के साथ भी ट्रेड करना है तो डेफिनेटली इंडिया इज शेयरिंग सम गुड बॉर्डर्स विद चाइना, बट ऑल्सो अगर सी रूट से ट्रेड करना है तो अभी होता क्या क्या था कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से साउथ चाइना सी से होते हुए ट्रेड होता था। एंड आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ पे आपको यूएस के ट्रूप्स आपको मिलेंगे, जापान के ट्रूप्स मिलेंगे, आपको ताइवान के ट्रूप्स मिलेंगे। तो साउथ चाइना सी एक बहुत सेंसिटिव एरिया बन गया है जहाँ पे आपको एक फ्रिक्शन जरूर मिलेगा। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को में भी ब्लॉकेट्स के इंसिडेंट्स हमने देख रखे हैं। तो अगर इंडिया को चाइना के साथ ट्रेड करना है वाया सी रूट, तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज बिट रिस्की, ऑल्दो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग, बट म्यांमार कैन बी एन अल्टरनेटिव because we have seen that China has already established China Myanmar economic corridor, and India can also use it. So the idea is that whatever trade we have to do, we can just सोड मतलब सेंड अवर कार्गो शिप्स ओवर देयर इस पोर्ट पे, एंड यहाँ से फिर जो हाईवे रोडवेज उसके थ्रू हम यूनान प्रोविंस इन चाइना, वहाँ पे हम अपना सारा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या वहाँ से हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रेड रूट। CMEC, China Myanmar Economic Corridor, can be a very effective trade route between for India as well, between India and China, and India can bypass the Strait of Malacca, and and that is why we can see the importance of Myanmar economic significance. तो हमने देखा मलक्का अल्टरनेटिव, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर भारत म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, इन्वेस्टमेंट्स करेगा म्यांमार में, तो ऑटोमेटिकली बे ऑफ बंगाल में भी एक उसको सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि अब दिक्कत ये हो गई है कि चाइना का नेवी, आप देख रहे हैं ना, हमने देखा था कि चाइना की नेवी दे आर डिप्लॉयड इन बे ऑफ बंगाल। क्योंकि जब से CMEC बना है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इज सेफ गार्डिंग द पोर्ट्स, and hence they have deployed their navy, and Chinese navy in Bay of Bengal is a security threat for Indian eastern seaboard. So stronger economic ties with Myanmar, it will ensure deep sea ports do not become foreign military bases. So this is a very important point. So the stronger economic ties with Myanmar, stronger economic ties of India with Myanmar, it will ensure that deep sea ports do not become foreign military bases. So we saw
द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार। तो आखिरी का जो डायमेंशन था दैट इज बैलेंसिंग द रीजनल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, जहाँ पे हमने देखा कि अगर भारत म्यांमार में निवेश करता है, so securing economic ties will prevent regional monopolies like China to take over, and it also safeguards India's maritime backyard. Like we can get Bay of Bengal security because stronger economic ties, it will ensure that deep sea ports, they do not become foreign military bases. तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार टू इंडिया। तो देखो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग द इंडिया म्यांमार रिलेशंस, और हम काफी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड दिस इज जस्ट द लेवल वन। आने वाले टाइम में जो हमारे कोर्सेस होंगे उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स मिलेंगे, डायमेंशंस मिलेंगे। तो आइडिया क्या है कि हमको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से अटेंड करोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा, अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो भारत और म्यांमार का क्या संबंध है। तो आपको कितने अच्छे कीवर्ड्स मिले हैं, आपको एक क्लैरिटी मिली है कि क्या चल रहा है भारत और म्यांमार के बीच में। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे, अब अगर आप म्यांमार की कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे, आप उस उससे कनेक्ट कर पाओगे, आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि एक फाउंडेशन आपका बिल्ड हो रहा है। तो दीज लेक्चर्स विल strengthen your foundation, and it will definitely help you in your answer writing, and it will help you in your prelims as well, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हमने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कंप्लीट कर लिया है,